यही रोना है हर जगह का हमारे। ये भी परेशान हो जाएंगे एक दिन, तुम लोग आते क्यों सब्जी खाने। तो हम लोग आ गए हैं फ्रांस के इस गांव में जहाँ पे शैम्पेन और वाइन बनाया जाता है। ऐसे इन बॉटल्स में पैक किया जाता है इसको, और पैक करके 1.5 साल से 6 साल के बीच में इसको रखा जाता है, तब जाके शैम्पेन तैयार होता है। मतलब ऑलमोस्ट 70-80 साल पुराने शैम्पेन के बॉटल्स। और इसको सिर्फ कभी कभी जो ओनर हैं वो लोग टेस्टिंग के लिए निकालते हैं अपनी बड़ी बड़ी ग्रैंड पार्टीज़ में। दिस इज़ नॉट फॉर सेल। तो ये हम लोग चल रहे हैं पेरिस में आईफिल टावर के पास में, और कैसे हर 50 या 100 मीटर पे एक रेड लाइट होती है यहाँ पे, वो देख सकते हैं आप लोग। जैसे अभी एक रेड लाइट से मैं निकला था और ये दूसरे रेड लाइट पे आके खड़ा हो गया मैं। ठंड हो रही है, सुबह का टाइम है और हम लोग निकल चुके हैं। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी रोड्स पे दिख रहे हैं। पार्किंग स्पॉट्स जो हैं वो थोड़ी खाली हो गई है क्योंकि लोग गाड़ियाँ लेके अपने अपने काम पे या निकल चुके हैं। तो कई पार्किंग स्पॉट्स अवेलेबल है। कॉफ़ी शॉप्स वगैरह भरे हुए हैं और मौसम ठंडा ठंडा सा हो रहा है। सब लोग जैकेट ओवरकोट पहन के घूम रहे हैं। अभी तक हम पोर्टुगल और स्पेन से आ रहे थे तो हमारा बिल्कुल भी मतलब वहाँ पे गर्मी सर्दी नहीं थी, तो नॉर्मल टी शर्ट्स में घूम रहे थे। और यहाँ फ्रांस में आते थोड़ा सा वेदर चेंज है। अब ये कुछ ऐसी रोड्स हैं। देखिए, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ की रोड्स दिखाने के लिए और कैसे गाड़ियाँ चलती हैं। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं लेफ़्ट हैंड ड्राइव, आप राइट हैंड ड्राइव की गाड़ी वहाँ लेफ़्ट हैंड ड्राइव वाली कंट्री में कैसे चला रहे हैं। तो बस उसके लिए मैं दिखाना चाह रहा था कि कैसे यहाँ पे रोड्स वगैरह हैं और कैसे रेड लाइट का और ड्राइविंग का सिस्टम है। जैसे ये दूसरी रेड लाइट आ गई, हार्डली 100-150 मीटर में चलाऊँगा और एक दूसरी लाइट आ गई। ड्राइव करते हुए मैं जा रहा हूँ आईफिल टावर की तरफ। ये फिर ग्रीन लाइट हो गई और मैं बढ़ चुका हूँ आगे। ये सारा वन वे है। वन वे पता करने का एक और तरीका है जो हमारा देसी जुगाड़ वाला तरीका है कि जब हम इस रोड पे जा रहे हैं तो ये कार्स किस साइड लगी हैं। तो इस रोड पे दोनों ही साइड जो कार्स हैं वो सामने की तरफ लगी हुई हैं। तो इसका मतलब कि उधर से कार्स नहीं आ सकती हैं। नहीं तो मोस्टली एक साइड आगे की तरफ लगा होता है और दूसरी राइट वाली साइड में हमारी तरफ फेसिंग कार्स लगे होते हैं। तो ये आईफिल टावर की तरफ जा रहा है रास्ता। तो इसका मतलब कि ये देखिए, यहाँ लेफ़्ट पे भी कार सामने की तरफ फेसिंग है और राइट पे भी जितनी कार्स हैं वो सब फ्रंट की तरफ ही फेसिंग है। इसका मतलब कि दोनों तरफ से मतलब सिर्फ सीधा ही जाने का रास्ता है यहाँ पे। और यहाँ से भी हमें चलना है सीधा। और ये हम आ गए हैं आईफिल टावर पे। सामने बिल्कुल आईफिल टावर दिखने वाला है। अब आई डोंट नो ये मेरे राइट पे जो जगह है ये पार्किंग की जगह है कि किस चीज़ की जगह है। मुझे उम्मीद तो है कि राइट पे पार्किंग होनी चाहिए। शुड आई पार्क और शुड आई नॉट पार्क? आई थिंक आई शुड पार्क एंड देन आई शुड चेक। यहाँ पे मैं कार पार्क करता हूँ। वेयर इज आईफिल टावर? बिल्कुल आईफिल टावर के सामने है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो प्रेजेंटिंग आईफिल टावर फ्रॉम पेरिस फॉर ऑल ऑफ यू। सो फाइनली एक और नई सुबह हो गई है और मैंने आज सोचा कि ठीक आईफिल टावर के सामने चल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए। और मैं ये सूट बूट में दिख रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी मीटिंग थी इंडियन एम्बेसी में जो कि पेरिस में है। एंड इट वाज फैंटास्टिक टू मीट द एम्बेसडर हियर। और जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं दे आर सो हेल्पफुल। हम जो हियरिंग अवेयरनेस कॉज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ एक्सटेंडिंग देयर हेल्पिंग हैंड्स और सब लोग हमें हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सो इट फील्स वेरी नाइस। बट येस, कमिंग बैक टू आवर व्लॉग, अपने इस चैनल पे मैं दिल्ली से लंदन तक हियरिंग अवेयरनेस के लिए बाई रोड ट्रैवल कर रहा हूँ और अपनी ये जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग हैं फाइनली पेरिस फ्रांस में और यहाँ ठीक आईफिल टावर के सामने में आपसे बात कर रहा हूँ।
मौसम बहुत ठंड हो चुका है यूरोप का। कोट में भी मुझे ठंड लग रही है, ठंडी ठंडी हवा सनसनाते हुए मेरे कानों में बिल्कुल टकरा रही है। तो दिस इज़ यूरोप, द एक्चुअल फन ऑफ यूरोप। ठंड जो है यही यहाँ का जो नेचुरल क्लाइमेट है, क्योंकि जितना अब हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे यूरोप में, ऊपर जर्मनी और डेनमार्क और स्वीडन और भी ज़्यादा, नॉर्वे वगैरह में तो सालों भर बर्फ़ रहती है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। आज की जर्नी हम यहाँ से जर्मनी की तरफ ड्राइव करने वाले हैं। कल शाम को पूरा पेरिस और आईफिल टावर वगैरह ऑलरेडी हम घूम चुके हैं। सो ग्रेट, चलिए शुरू करते हैं आगे की जर्नी और आप लोगों को दिखाता हूँ और क्या क्या है यहाँ पे यूरोप में। तो ऐसे ही बनी रहिए, स्टे ट्यून, मैं आगे चलता हूँ। फाइनली रेडी हो गए हैं, होटल पे वापस आके पैकिंग शैकिंग हो गई है और अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले किसी कैफ़े में चल के कुछ फ्रेश कॉफ़ी हो जाए, एक चीज़ केक या किसी पैनकेक वगैरह के साथ में, और फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं आज की। फाइनली आ गया हूँ मैं लिफ्ट के अंदर। कैसे है ना, 3-3 4-4 मैं देख रहा हूँ, 2 सामने एक पीछे। ये है पेरिस का स्कूल बच्चों का, विले दी पेरिस नाम है इसका, और बाकी तो कुछ एड्रेस लिखा है रिपब्लिक ऑफ फ्रांस में। ये फ्रांस का झंडा लगा है और ये है स्कूल की बिल्डिंग। अंदर से बच्चों की आवाज़ काफ़ी आ रही है, लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ, थोड़े झूले वूले दिख रहे हैं यहाँ बीच से। तो हम लोग आ गए हैं पेरिस में, एक रेस्टोरेंट कम कैफ़े है, तो 2 कॉफ़ी भी ऑर्डर करेंगे, साथ में कुछ खाने का देख रहे हैं। तो स्पेन में पेरिस में कुछ मेन्यू ऑफ द डे टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो ये जो है ये इनका मेन्यू ऑफ द डे है जो सामने लगा है। लेकिन अब अगेन लैंग्वेज की वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ये, 18.5 का और 18 यूरो का। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया है इंग्लिश में देने के लिए। एक ये मेन्यू भी इन्होंने दिया है, बट आई डोंट नो इसमें क्या चीज़ें हैं। ये हैं तो थोड़ी इंग्लिश, बट मेन्यू ऑफ द डे के आइटम्स क्या हैं। Potato with chicken and salad. Second one. Third one. Gnocchi. Pasta. Pasta with what? This fish, right? Fish. Pasta with fish. With cream. Apple pie with cream. Okay. Do you have anything in vegetarian also? In vegetarian, like pasta without, but this is fish, right? But fish is not vegetarian. And without fish, without fish. But no fish. If you want to, And instead of fish, what can you give? Like Can you put in some veggies in that? some veggies in that instead of fish? No, we don't want fish, we don't want meat, we don't want beef, no chicken. यही रोना है हर जगह का हमारा। ये भी परेशान हो जाएंगे एक दिन, तुम लोग आते क्यों सब्जी खाने। Which pasta it is? ये मेन्यू है यहाँ का। स्टार्टर्स वगैरह जो हैं ज़्यादातर 9-10 यूरो के आसपास के हैं, और जो मेंस वाले आइटम हैं वो 20 यूरो के आसपास के हैं, 18.5, 17, 20, 17.5, 21 ऐसे। और ये डेजर्ट्स हैं जो अगेन 8-10 यूरो के आसपास का है। तो 8-10 यूरो का मतलब हो गया कि करीब 700-800 रुपये के डेजर्ट्स हैं, करीब 1600-1700 रुपये का मेंस का डिश है, और 700-800 रुपये का स्टार्टर है। ड्रिंक्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। तो जैसे ज़्यादातर लोग यहाँ पे ना रेड वाइन, वाइट वाइन ये सब लेते हैं, और ये जैसे अपने यहाँ जो 30 ml के आसपास आता है, तो ये 5 यूरो से 5-10 यूरो के आसपास का एक है इनका। तो मतलब 500 से लेके 1000 रुपये तक के इनके वाइन के ग्लासेस हैं।
देख लो भाई, ये आया है हमारा खाना जो हमने ऑर्डर किया था। ये है हमारा पास्ता। ये इस तरीके का गोल गोल वाला, अपने यहाँ पे वो लंबे वाले होते हैं स्पेगेटी पास्ता और वो वाले जो होते हैं, बट यहाँ पे ये वाला पास्ता आया है। एंड दिस इज़ व्हाट, ये ब्रेड के साथ में ऐसे सर्व करते हैं। ये प्लेट आ गया और ये हम खाने वाले हैं। और ये हमारी कॉफ़ी भी आ गई है। कॉफ़ी, ब्रेड, पास्ता। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर ब्रेकफास्ट कम लंच ब्रंच फॉर टुडे। तो बिल आ गया है करीब 30 यूरो का। वो 17.5 यूरो का पास्ता था और 12 यूरो का 2 कैपुचिनो था जो हमने खाया है। तो ये 29.5 यूरोस का, 30 यूरोस का बिल है टोटल। तो लंच हो गया है फिनिश। पास्ता और कॉफ़ी खाया हमने लंच में। ठीक था पास्ता, मतलब बहुत ही सादा टाइप का बनाते हैं यहाँ पे। मतलब ये जो सॉस वगैरह हमारे यहाँ डालते हैं, वाइट सॉस, रेड सॉस, वो सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बहुत ड्राई टाइप का होता है। तो नॉर्मली फ़र्स्ट टाइम में तो बिल्कुल खाया ही नहीं जाता है, बट क्योंकि हम 2-4 बार खा चुके हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा खाया गया है। और अब चल रहा हूँ मैं अपने कार की तरफ। ये है यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का एम्बियंस। दोनों साइड रोड पे कार्स पार्क्ड हैं और बीच से एक लेन है जो जाने के लिए जगह है। ये क्रॉस वाला जो है यहाँ पे कोई पार्क नहीं कर सकता है, बट आई गेस ये टैक्सी वगैरह के रुकने के लिए यूज़ होता है। तो कोई रुक के और पिकअप करके या ड्रॉप करके और फिर जा सकता है। बाकी जो नॉर्मल वाइट वाले हैं वो सब पार्किंग है। तो ये यहाँ का पार्क है। इतने बिजी एरिया में भी पार्क वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पे पार्क है। धूप में लोग बैठते हैं आके। थोड़ी देर पहले कुछ लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। और ये अपार्टमेंट्स हैं, ऊंचे ऊंचे हाई राइज अपार्टमेंट्स। हमारे यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा जगह छूटी होती है अपार्टमेंट में, वो उस तरह का नहीं है। यहाँ इवन पार्किंग भी लोग रोड्स पे ही कर रहे हैं ज़्यादा। और कुछ बड़े अपार्टमेंट्स जो हैं उनकी बेसमेंट पार्किंग होती है, बट ज़्यादातर जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें ऐसा नहीं है। ये है पेरिस की रिवर और हम इस रिवर के साथ साथ में थोड़ी दूर ड्राइव करेंगे। फाइनली हम पेरिस से एग्ज़िट करने वाले हैं और ये आने वाला है सामने से। ये देखो, ये सामने रिवर का व्यू है। तो एज दे से कि एवरी गुड थिंग हैज़ टू एंड। तो फाइनली पेरिस को बाय कहने का समय आ गया है। दिस ब्यूटीफुल सिटी, सिटी ऑफ लव। और हम लोग इससे बाहर की ओर निकल रहे हैं। ये जो इसका रिवर है, इसके साथ चलते हुए थोड़े दूर तक हमारी जर्नी इस रिवर के साथ साथ वाले रोड पे है। और उसके बाद में फिर हम पेरिस से एग्जिट कर जाएंगे एंड वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो फ्रांस में फिर से पेट्रोल मतलब डीज़ल डालने का टाइम हो गया है। डीज़ल काफ़ी यूज़ हो रहा है क्योंकि रोज़ ही 600-700 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, तो कई बार 2-2 बार फिल कराना पड़ रहा है। अब इसमें हर बार की तरह आई डोंट नो यहाँ पे कार्ड चल पाएगा फाइनली या नहीं। 2 बार से तो नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कार्ड सेलेक्ट किया, रिसिप्ट अनअवेलेबल। देखते हैं कार्ड लेता है कि नहीं। इस बार कार्ड नहीं लेगा तो फिर से अंदर जाके करके आना होगा। Now which one do we want to fill? Go plus go. कौन सा वाला? ठंड बहुत तेज हो रही है। किसी से पूछूं क्या? फाइनली तो अंदर मैंने 120 यूरो अपने कार्ड से ब्लॉक करवा दिया है। इसका मतलब जितना भी फ्यूल डलेगा उतना ही पैसा लगेगा। तो रफली 120 के आसपास में फुल हो जाता है, तो इसलिए मैंने 120 यूरो ही पे किया। अरे आ क्यों नहीं रहा भाई? आ गया।
ये डलना शुरू हो चुका है। 1.923 यूरो का 1 लीटर पेट्रोल है। इसका मतलब तकरीबन 170-175 रुपए का 1 लीटर डीजल है। पेट्रोल कह रहा हूँ, सॉरी, डीजल। सो अगेन करीब 10-11 हज़ार रुपये के आसपास में पूरी टंकी फुल होनी चाहिए। ठंड बहुत तेज़ हो रही है, जैकेट के बाद भी हवा जो चल रही है ठंडी ठंडी, इससे बिल्कुल ठंड लग रही है तेज़। जल्दी से डीजल डल जाए ताकि मैं वापस गाड़ी में बैठूं। 50 यूरो का डल चुका है। 52, 53, 4, 5, 6, 7। चलो डल जाओ भाई, डल जाओ। ये पूरा पेट्रोल स्टेशन है, बड़ा सा बनाते हैं बिल्कुल। फ्रांस में मैंने देखा थोड़े दूर दूर पे पेट्रोल पंप्स हैं, लेकिन जो भी हैं वो हैं बहुत बड़े से, ह्यूज से। अंदर रेस्टोरेंट वगैरह भी काफ़ी बड़ा सा, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, ट्रक का सेक्शन और ये कार का सेक्शन, हवा डालने की मशीन, क्लीनिंग मशीन जिसमें आप अपनी कार को क्लीन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ होती हैं यहाँ पर। 55 लीटर्स डल चुका है। लगभग 60 लीटर डल पाएगा टोटल। पूरा 62 लीटर 120 यूरो का। ओ गिर गया थोड़ा सा। 119 यूरो का डला है टोटल। मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी जगह बन जाए तो और डल जाए, लेकिन नहीं। 119 यूरो में ये हो चुका है फुल। 118.69 यूरोस। 118.69 यूरोस। इसका मतलब है कि जो 1-1.5 यूरो का डीजल बचता है, मतलब 1-1.5 यूरो जो मेरे बचते हैं वो मेरे कार्ड में रिफंड आ जाएगा। उतना ही पैसा कटेगा जितने का डीजल मैंने डलवाया है। वाह, व्हाट एन अमेजिंग व्यू। ये है फ्रांस का हाईवे। फ्रांस में हिल्स कम हैं तो सीधे सीधे हाईवेज बहुत सारे हैं, और इसमें कई हाईवेज ऐसे हैं जो बिल्कुल पहाड़ से नीचे स्लांट की तरफ हैं, तो देख के बड़ा अच्छा सा व्यू आता है। जैसे अभी भी जो हमारे सामने हाईवे है ये बिल्कुल ऐसे नीचे जा रहा है और सामने एक दूसरा सेम ये दूसरे तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इनफैक्ट मैं अपने कानों में प्रेशर भी फील कर सकता हूँ यहाँ तेज़ी से अपनी गाड़ी से नीचे जाते समय। जैसे हम बहुत हाई बिल्डिंग पे एकदम लिफ्ट से ऊपर नीचे करते हैं तो कानों में प्रेशर आता है, तो वैसा प्रेशर सा भी फील हो रहा है। एंड दोनों तरफ खेती हो रही है, फार्मिंग हो रही है, बड़े बड़े फार्म लैंड्स हैं। सो दिस व्यू इज़ जस्ट स्टनिंग। दिस इज़ व्हाट यूरोप इज़ नोन फॉर। अमेजिंग व्यू, अमेजिंग लैंडस्केपिंग। और फ्रांस में भी ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है चारों तरफ। इनफैक्ट मेरा कट भी आ गया है अभी, ठीक 1 किलोमीटर से मुझे यहाँ से राइट लेना है इस हाईवे से। सो आई नीड टू स्लो डाउन अ लिटिल। इस वाले कट से बिल्कुल ही शार्प टर्न है यहाँ से, ऑलमोस्ट यू टर्न की तरह है यहाँ पे। आजकल गूगल मैप के होने का बहुत फ़ायदा हो गया है। इवन जो टर्न्स हैं वो कितने शार्प हैं ये सब चीज़ें दिख जाती हैं दूर से, तो अकॉर्डिंगली यू कैन स्लो डाउन। ये मैं मुड़ चुका हूँ और आप देखिए कितना अच्छा सा व्यू है यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे टोल पे करना होगा, लेकिन टोल पे करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही एक्साइटिंग जगह पे जा रहे हैं। और पहले मैं टोल पे करता हूँ, फिर बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओके, तो हम थोड़े से ज़्यादा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दूर लगा दिया था कार को, तो अब थोड़ा सा मैंने पास कर दिया है। ये ड्राइवर वाली साइड इधर है ना, तो अंदाज़ नहीं लगता है। ये ऐसे टिकट को इंसर्ट करते हैं, जैसे ही हाईवे पे एंटर करते हैं तो ऐसा एक टोकन मिल जाता है। इसको इंसर्ट किया और यहाँ कार्ड को टैप किया, ये पैसे पे हो गए, ये ग्रीन लाइट हो गई और ये बैरिकेडिंग जो है ये खुल चुका है। तो लेट मी ब्रेक द न्यूज़। हम लोग जा रहे हैं, एक छोटा सा विलेज है फ्रांस में,
पेरिस से करीब 150 किलोमीटर दूर था ये। पेरिस से हम करीब 150 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे शैम्पेन बनाया जाता है। तो यहाँ पे शैम्पेन की खेती होती है, मतलब ग्रेप्स की खेती होती है, और लोग अपने ग्रेप्स से उसको शैम्पेन को बनाते हैं। कई सारे वाइनयार्ड्स हैं और यहाँ पे स्पेशली शैम्पेन के लिए ये जगह फेमस है। और लोग अपने ग्रेप का शैम्पेन बनाया हुआ, अपने ब्रांड नेम से बनाया हुआ शैम्पेन यहाँ पे बेचते हैं और टेस्ट भी कराते हैं। एंड पूरे फ्रांस में ये जगह, ये सिटी जो है, ये काफ़ी फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ पे शैम्पेन टेस्ट करने और ओरिजिनल शैम्पेन ख़रीदने आते हैं। तो हमने भी सोचा कि इसको घूम के देखा जाए कि क्या है। और ये देखिए, ये पूरा जो एरिया है ये कितना अमेजिंग सा व्यू दे रहा है। ये यहाँ ये लिखा है रूट टूरिस्टे दे शैम्पेन, स्टैचू दे अर्बेन। तो ये है, वाओ वाओ, क्या व्यू है, क्या अमेजिंग व्यू है फ्रांस का। और ये देखिए, ये हम लोग पहाड़ से उतरते हुए ये पतली सी सड़क से, ये पास में ही यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर वो गांव है जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ शैम्पेन बनता है और वहाँ से पूरे वर्ल्ड में शैम्पेन बेचा जाता है और सप्लाई होता है। इधर राइट पे सरसों की खेती हो रही है, लेफ्ट पे क्या है मुझे पता नहीं है। ये भी कुछ गोभी टाइप का लगा हुआ है, गोभी या साग कुछ लगा हुआ है इधर। ये यहाँ पे ग्रास क्लीनिंग के लिए कर रहे हैं। बहुत दूर दूर सड़कें होती है ना, तो ऐसे ऐसे मशीन यूज़ करते हैं लोग ग्रास क्लीनिंग के लिए और इसके लिए साइड के पेवमेंट्स वगैरह को सही करने के लिए। ये अपर्ने नाम की जगह है जहाँ पे हम जा रहे हैं, अपर्ने। और यहीं पे शैम्पेन बनाने का ये का विलेज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शैम्पेन बनता है और फ्रांस में फेमस है ये शैम्पेन के लिए। यहीं से हर जगह के लिए एक्सपोर्ट भी किया जाता है शैम्पेन ग्लोबली। तो हम लोग आ गए हैं फ्रांस के इस गांव में जहाँ पे शैम्पेन और वाइन बनाया जाता है। और ये है शैम्पेन, चार्ल्स मैग्नन नाम का कोई शैम्पेन है, शायद जो लोग पीते होंगे उनको पता होगा, कोई फेमस शैम्पेन का ब्रांड है ये। और फ्रांस में ये एपर्ने जगह का नाम है, एपर्ने फ्रांस में। और यहाँ पे ये लोग शैम्पेन का, ये इनका ऑफिस है। ये वहाँ पे सामने भी इनका बड़ा सा वो लोगो लगा हुआ है, शैम्पेन चार्ल्स मैग्नन। और यहाँ पे ये शैम्पेन टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं। तो ये मैंने अपनी कार यहाँ पे पार्क कर दी है और देखते हैं अंदर चल के क्या है इनके पास दिखाने के लिए। और अगर कुछ बनाने का प्रोसेस वगैरह ये दिखाते हैं तो वो भी देखते हैं इन लोगों के साथ। यहाँ पे ओपन तो लिखा है, तो अब अंदर चल के पता किया जाए। काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, हालांकि छोटे से गांव में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना के ये लोग ने। हेलो। So champagne. Yes. I just want to know. No words. Do you guys give champagne for tasting and? Oh yes, we do the tasting. Okay. So ये है अलग अलग तरह का शैम्पेन बॉटल वगैरह रखा हुआ है चारों तरफ मेरे पीछे। ये चार्ल्स मैग्नन नाम का इनका ब्रांड है। शायद ये शैम्पेन टेस्टिंग के इनके कुछ चार्जेस। You have to do the tasting then? Yes. Well, we have different formulas for tasting. Uh-huh. You can have a tasting with 2 small glasses or 1 big glass. Okay. So 2 small glasses for It costs you €4. per person. Yeah, And 1 big glass is 5. €5 per person. Okay. And are there different types of Well, we have 4 different types of champagne for tasting 4 today. So depending on how many glasses you choose, you will have to choose which one you would like to taste. Okay. And what is this? Those are the tasting formulas for the visit. When you do the visit of our cellars, at the end of the visit, you have a tasting. So the price of this visit will depend on the tasting that you choose.
If you want to have a visit and a tasting, and to see our cellars, to know how the house works and how we produce our champagne. Oh, so visit means you will You can go to explain the cellars and we will explain you everything. The champagne making process. so it's here only. Yes, it happens in here. Oh, okay. So if we so this is just the tasting, Just the tasting. and this is visit and the tasting. Okay. So visit and the tasting is Well, if you take one glass for your tasting after the visit, you will pay 14 euro. Okay. If you take one glass with a biscuit and chocolate, you will pay 15 euro for the whole thing. Okay. I mean, the visit is the same. Okay. oh, It's the just visit. the tasting that will change at the end. And what is this and the 90? price. That's on Sunday and when Oh, on the when we on are the closed, weekends yes. okay, on the weekends. All right. And this bottle means what? I mean, Well, just to no, show no, no, you, it you're not doesn't- giving the it's order. just yeah, It's just a well, display. Okay. yeah. Got it. Well, Oh. we have 4 different champagnes, and if you take just one glass, you will just taste one. Okay. That's the- तो हम आ गए हैं इस शैम्पेन की नगरी में। ये सिटी है, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे शैम्पेन टेस्टिंग होती है। तो जैसे ये हमारे सामने एक बिल्डिंग है, अगर आप देखें इसका भी नाम है मिशेल गोनेट करके, MG ब्रांड के नाम से कोई शैम्पेन है। जो लोग शैम्पेन पीते होंगे उनको शायद आइडिया होगा। तो बहुत सारे मतलब ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं मेरे लाइन, मतलब यहाँ पे लाइन से, वो सारी ही शैम्पेन टेस्टिंग की बिल्डिंग हैं। और हम भी वॉक कर रहे हैं और देख रहे हैं इस सिटी को। अब जैसे कुछ बिल्डिंग पे लिखा है, जैसे ये मेरे सामने एक बिल्डिंग है, शैम्पेन का कोई ब्रांड है जो 1837 से है, मतलब लगभग 200 साल से यहाँ पे शैम्पेन का है। सो ये है जैसे 1837 से। ये बॉयजेल करके है, ये 1834 से है यहाँ पे। ये सारे ही शैम्पेन के ब्रांड्स हैं और सब के बाहर में ये शैम्पेन टेस्टिंग का की फैसिलिटी है। और मतलब अंदर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी विज़िट कराते हैं, शैम्पेन कैसे बनता है वो दिखाते हैं और शैम्पेन टेस्ट भी करवाते हैं। ये सारे लोग जितने यहाँ घूम रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पे शैम्पेन टेस्टिंग वगैरह के लिए ही आए हुए हैं, मतलब इसी सिटी को घूमने। मतलब यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, हर बिल्डिंग में किसी न किसी शैम्पेन ब्रांड का ही वो है, जो ऑफिस कह लीजिए या टेस्टिंग सेंटर कह लीजिए या म्यूज़ियम या डिस्प्ले सेंटर टाइप का है इनका, वो कह लीजिए। ये यहाँ फ्रांस का एक कॉलेज है, कॉलेज दी कैरकॉन्स नाम है। ये है पूरा कॉलेज। और हेलो। So we put the grapes directly inside of this kind of boxes. So you can see that they are very special because if you look closely, you will see we have holes inside. So it means when we put the grapes inside, all the juice will just fall down and will not have the coloration of the juice. Extract all the juices with the help of this kind of tubes and the pump. We are going to transfer everything in the winery. So of course the picture you can see behind is the winery in the other side. So it's very big winery. But as you can see on this picture, everything here we only use the stainless steel. All the tanks are in stainless steel. It's a choice for the house. We can still use the concrete or even the hook barrels, but we prefer the stainless steel so we can keep the natural taste of the grapes. We don't want to change the taste. Okay. ऐसे इन बॉटल्स में पैक किया जाता है इसको, और पैक करके 1.5 साल से 6 साल के बीच में इसको रखा जाता है, तब जाके शैम्पेन तैयार होता है। विंटेज शैम्पेन को मिनिमम 3 इयर्स रखते हैं, बट ज़्यादातर लोग 6-7 साल तक इसको रखते हैं बॉटल में पैक करके। और जो नो विंटेज शैम्पेन होता है, 2 तरह का शैम्पेन होता है, विंटेज और नो विंटेज। तो नो विंटेज को कम से कम 1.5 साल रखा जाता है और बहुत लोग 3 साल तक भी रखते हैं। और ये है बॉटल का शेप।
ये पीछे जो बॉटल में गड्ढा होता है शैम्पेन के बॉटल में, ये इसलिए होता है ताकि जो प्रेशर इसमें डाला जाता है वो प्रेशर मतलब वो से बॉटल टूटे ना, तो वो नीचे गड्ढा होने से वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बहुत पुराने शैम्पेन के बॉटल्स हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं, और 1952 1970 इनके शैम्पेन बॉटल्स हैं जो अभी भी विंटेज शैम्पेन के तौर पे रखे हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 70-80 साल पुराने शैम्पेन के बॉटल्स। और इसको सिर्फ कभी कभी जो ओनर हैं वो लोग टेस्टिंग के लिए निकालते हैं अपनी बड़ी बड़ी ग्रैंड पार्टीज़ में। दिस इज़ नॉट फॉर सेल, तो इसको बेचने के लिए नहीं रखा गया है। और ये सारे बॉटल्स जो हैं ये 70-80 साल पुराने हैं। Yeah, but this champagne, when they are going to drink them, it's like they are going to disgorge the bottle directly here, so with the hand. ये 77 का है। Not ये 2019 का स्टॉक रखा है। it's minimum 6. ओनली So 2678 bottles, probably much, but more. and these champagnes are aging. Thank you. So we're trying the first one. तो हो गई अपनी शैम्पेन टेस्टिंग और अब आगे चलने का टाइम है। सो टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सिटी कॉल्ड हाइडलबर्ग इन जर्मनी। तो यहाँ फ्रांस से अभी हम जर्मनी जाने वाले हैं, और जर्मनी में भी एक छोटा सा शहर है हाइडलबर्ग नाम का, बहुत ही सुंदर शहर है। वहाँ में बिल्कुल शहर के बीच से एक रिवर क्रॉस करती है, और मैं एक बार गया हुआ हूँ वहाँ पे, बट मैं सिर्फ 15-20 मिनट के लिए रुका था वहाँ पे उस सिटी में। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, और आज मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। यहाँ से करीब 4-5 घंटे की और ड्राइव है, तो लगभग 5 घंटे में यहाँ से पहुँच जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे शाम का 5 बज रहा है, तो आज पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाके किसी अच्छे होटल में स्टे करेंगे और कल दिन में हाइडलबर्ग को एक्सप्लोर करेंगे। सो चलते हैं हाइडलबर्ग जर्मनी की तरफ। ये देखिए बिल्डिंग पे लिखा है शैम्पेन दे कैस्टेलाने, तो ये पूरी बिल्डिंग ही, मतलब ये पूरी सिटी ही शैम्पेन के लिए जानी जाती है। फाइनली हमारा शैम्पेन फैक्ट्री का टूर हो गया है, कैसे शैम्पेन बनाते हैं ये सब देखा, और मज़ा आया, अच्छा लगा देख के कि कैसे एक शैम्पेन को बनाने में 8-9 साल तक लगते हैं। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसीलिए ये शैम्पेन वगैरह महंगे होते हैं, क्योंकि किसी भी हार्वेस्ट को ग्रेप्स वगैरह है वो निकलता है, उसके बाद 8-9 साल एक्चुअल प्रोडक्ट रेडी होने में लगता है, तो इसलिए। फाइनली चलते चलते सनसेट हो चुका है, शाम का आई गेस कितना 7 के आसपास समय हो रहा है, और ये सनसेट, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है बिल्कुल। मुझे गाड़ी में देखते हैं टेम्परेचर कितना है, क्योंकि ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है। आई डोंट नो, हो सकता है टेम्परेचर कम ना भी हो, तो भी मे बी हवा की वजह से शायद ऐसा हो रहा हो। तो हम लोग रुके हैं क्विक कॉफ़ी के लिए, और कॉफ़ी के साथ आज हम अपना ब्रेड और बटर लाए हैं जो कि हम खाने वाले हैं, क्योंकि इनके जो सैंडविचेस वगैरह होते हैं वो भी कोई हमें बहुत पसंद नहीं है। मतलब वो ठंडा ही होता है और उसमें सिर्फ एक चीज़ वीज़ रख देते हैं ये लोग। तो कल हमने लिया था ब्रेड और बटर, और हमने सोचा है कि हम एक कॉफ़ी के साथ ब्रेड बटर खाएंगे अपना, और फिर आगे चलेंगे। तो वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लेते हैं। मैंने बताया था पहले भी कि फ़्रांस में वॉशरूम यूज़ करने के चार्जेस नहीं हैं, बट मोस्टली बहुत सारी और कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इन सब जगह पे लगभग €1 के आसपास का चार्ज होता है सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने का। सो वॉशरूम यूज़ करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, अपना ब्रेड बटर खाते हैं, थोड़ा सा 15-20 मिनट का ब्रेक भी मिल जाएगा, थोड़ी एनर्जी रीगेन हो जाएगी, ठंड भी बहुत हो गई है, तो उसके बाद फिर वापस चलते हैं जर्मनी की तरफ। अभी तक हम फ्रांस में ही हैं,
जल्दी यहाँ से हम आधे एक घंटे में लगभग फ्रांस का बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी एंटर करेंगे। ये यहाँ का गैस स्टेशन है और अंदर ये सारे रेस्टोरेंट्स और मेडिसिन शॉप और जनरल स्टोर सारी चीज़ें। चलो भाई, तो 5 यूरो की कॉफ़ी पी के काम हो गया है डन। यहाँ पे 5 यूरो का मतलब है अपने लिए करीब 450 रुपये। और चलने का समय हो गया है, बाहर हो गया है बिल्कुल अंधेरा और अभी भी मेरी लगभग 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव बची है। लगभग 250 किलोमीटर है तो 2.5 घंटे में कवर हो जाना चाहिए। और डीज़ल तो अभी है, इसलिए डीज़ल अब कल डलाएंगे तो चला जाए जर्मनी की ओर। ओ भाई साहब, यही सोचूं मैं कि क्यों इतनी सर्दी लग रही है। बड़े देर से बहुत सर्दी लग रही थी, अभी समझ में आया। यहाँ जब जैसी गाड़ी स्टार्ट की ना, अच्छी बात है गाड़ी वालों ने मीटर पे दे रखा है टेम्परेचर वगैरह का। ये आउटसाइड टेम्परेचर 10 डिग्री हो रखा है और 10 डिग्री के साथ में जब हवा चलती है ना तो एकदम स्नो जैसी फीलिंग आती है, जैसे बर्फ़ गिर रही हो बाहर में। तभी हालत ख़राब हो रही है ठंड में। मैं सोचा अभी ऐसा क्या हो गया, 10 दिन से यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई खास दिक्कत तो थी नहीं अभी तक, आज क्या हो गया। बट जैसे जैसे जर्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं, जर्मनी थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो जैसे जैसे जर्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं टेम्परेचर ऑलरेडी 10 डिग्रीज है। रात में शायद और भी कम हो जाए, 7-8, तो इसलिए ठंड हो गई, अब समझ में आया। चलो, सो फाइनली वी हैव स्टार्टेड। और ये हमारा मैप है जो कि 2.5 घंटे दिखा रहा है, लगभग 250 किलोमीटर। तो हम लोग शाम का हो रहा है यहाँ 7:30 और हम लोग अभी हाइडलबर्ग पहुँचे नहीं हैं क्योंकि बीच में वो दिखाया था ना आप लोगों को, शैम्पेन वाले, उसमें रुक गए थे, शैम्पेन वाली जगह जो है पढ़ने। और अभी हम हाइडलबर्ग के रास्ते में हैं। ये करीब 2-2.5 घंटे में हम लोग हाइडलबर्ग पहुँच जाएंगे और उसके बाद शायद आज होटल में बस चेक इन ही करेंगे। कल से आपको घुमाएंगे हाइडलबर्ग थोड़ा और फिर आपको जर्मनी की दूसरी सिटी घुमाएंगे। बाकी टेम्परेचर बाहर में 10 डिग्री है। मेरी शक्ल तो आई नहीं रही होगी तो इसलिए मैं रोड ही दिखा देती हूँ आपको कि टेम्परेचर बाहर में 10 डिग्री है। और अब प्रॉपर हमें अपने जो गर्म कपड़े लाए हैं उनका प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे क्योंकि अभी तक यूरोप में गर्मी थी। अब जैसे जैसे हम लोग जर्मनी एंटर कर रहे हैं और फ्रांस एंटर किया, पेरिस एंटर किया स्पेशली, तो बहुत ठंडा लगा हमें। तो अब हमारी सारी जैकेट काम आएंगी, सब चीज़ें काम आएंगी। तो वही है कि अब मौसम का भी एक जो बदलाव होता है वो देखने को मिलेगा। अभी तक जब हम चले थे अपनी जर्नी पे से तो दिल्ली में खूब गर्मी थी, टर्की में गर्मी थी, ईरान में गर्मी थी, अच्छा खासा पूरा यूरोप में भी इनफैक्ट गर्मी, इटली, स्पेन, सब जगह गर्मी थी। लेकिन अब जो सडन मूव है क्लाइमेट का वो भी देखने को मिलेगा। तो सिर्फ कल्चर ही नहीं, साथ साथ मौसम में भी चेंजेस हैं। और बस और सब बढ़िया है, चल रहे हैं आगे। रोड दिख रही है, रोड पे कहीं पे भी हाईवे पे ऐसे लाइट नहीं होती, इनके यहाँ भी हाईवे पे लाइट नहीं है, तो हम कोई अलग नहीं है, इंडिया में भी सेम ही चीज़ है। और तो बाकी बस ठीक है, चलो पहुँचते हैं। फाइनली हम लोग जर्मनी एंटर कर गए हैं और ये मेरे स्क्रीन पे आप टेम्परेचर देख सकते हैं। टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप टू 6 डिग्री सेल्सियस और बहुत ही ठंडा है बाहर में। ये सामने हैनोवर, फ्रैंकफर्ट, कोलन, इन सब सिटीज़ का बोर्ड लगा हुआ है। और हम जा रहे हैं हाइडलबर्ग की ओर। हाइडलबर्ग का बोर्ड अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है, लेकिन हाँ ये हैनोवर, फ्रैंकफर्ट, इन सारी सिटीज़ का बोर्ड दिखना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो बहुत ही ठंड है और बहुत ही ठंड होने वाली है, मज़ा आने वाला है। बहुत दिनों के बाद, मतलब अभी तक हम होटल में चेक इन कर रहे थे तो हमें हीटर मिल रहा था बट हम उसका यूज़ नहीं कर रहे थे। अब बहुत समय के बाद में पूरा फुल ऑन हीटर का यूज़ होने वाला है और कल से तो जैकेट बिल्कुल सबसे गर्म वाली जो जैकेट है वो भी बंद करके पहनना होगा, क्योंकि 6 डिग्रीज के साथ में अगर गलती से थोड़ी हवा चल जाती है ना तब तो बिल्कुल एकदम अंदर तक ठंडा लगता है, हड्डियों तक। तो इसलिए पूरा जैकेट से कवर करके रखना होगा अपने आप को। अब असल यूरोप के सर्दी का मज़ा आने वाला है। और ये मैंने टर्न ले लिया है हाइडलबर्ग सिटी की तरफ और अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरा डेस्टिनेशन, मुश्किल से आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, 25 किलोमीटर के आसपास में है। बट आज मैंने होटल बुक नहीं किया है, आज मुझे वहाँ पहुँच के होटल ढूंढना है। तो चलिए चलते हैं हाइडलबर्ग की ओर। बहुत सुंदर प्यारी छोटी सी सिटी है विथ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द सिटी।
तो छोटी सी सिटी है, सिटी सेंटर से पास में ही रिवर है और 2-4 किलोमीटर के रेडियस वाली सिटी है, बट बहुत ही खूबसूरत शहर है। चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, तो इट इज़ नोन फॉर वो जो हिल से घिरा हुआ है और बीच में रिवर है, और मतलब मकान वगैरह जो बना हुआ है, सिटी जो बसा हुआ है वो प्लेन्स में बसा हुआ है। तो इस तरह के लैंडस्केप के लिए इट इज़ नोन, बहुत सारे लोग वहाँ घूमने जाते हैं। तो और हम लोग चल रहे हैं अभी जर्मनी की सड़कों में रात पे, तो बढ़ते हैं आगे हाइडेलबर्ग की तरफ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। तो मैं पहुंच गया हूं हाइडेलबर्ग सिटी में, जो कि जर्मनी में है। फ्रैंकफर्ट पास में एक बड़ा शहर है, तो इसलिए बता रहा हूं ताकि लोग थोड़ा रिलेट कर सकें जो फ्रैंकफर्ट को जानते हैं। तो फ्रैंकफर्ट यहाँ से 50-60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा, शायद 80 हो, नॉट श्योर, लेकिन फ्रैंकफर्ट के पास में है। और यहाँ रात का 10:30 हो रहा है, टेम्परेचर 6 डिग्री के आसपास है, बहुत ठंड हो रही है। और हमारा अभी होटल भी बुक नहीं है, हम यहाँ से होटल में जाएंगे। हमने 2-4 ऑप्शंस देख रखे हैं, अवेलेबल थे रूम्स, तो लेकिन पहले भूख लगी थी, तो हम सबसे पहले इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ के यहाँ पे डिनर करने आए हैं, क्योंकि काफ़ी समय से इटालियन पास्ता और पिज़्ज़ा और स्पेनिश कसाडेला ये सब चीज़ें खा रहे थे। तो अभी मन किया थोड़ा सा इंडियन खाने का, और क्योंकि होटल है, एयरबीएनबी नहीं है, तो हम अपना खाना भी नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हम आ गए हैं ताजमहल तंदूरी रेस्टोरेंट में। ताजमहल तंदूरी रेस्टोरेंट, पहले जब हम लोग घूमते थे तो इंडियंस हर शहर में दिख जाते थे, तो उसी तरीके से आज के डेट में इंडियन रेस्टोरेंट्स भी लगभग हर जगह, हर शहर में अवेलेबल है। नॉट बिकॉज इंडियंस वहाँ बहुत सारे हैं, बट बिकॉज जो फॉरेनर्स हैं उनको भी अब इंडियन खाना बहुत पसंद आने लगा है। तो जैसे अभी मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया था, तो मैंने देखा कि इंडियन से ज़्यादा जो फॉरेनर्स हैं, जो लोकल जर्मन हैं, वो बैठ के खा रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब देख के अच्छा लगता है कि हमारा खाना और भी लोगों को पसंद आ रहा है, और लोग पसंद कर रहे हैं इसको। तो ये है रेस्टोरेंट, ये है रेस्टोरेंट का एम्बियंस, और अच्छी जगह है। अंदर गर्म है, तो बाहर जैसी सर्दी नहीं है, इसलिए बैठने में दिक्कत नहीं होगी। इट इज़ वेरी नाइस, प्लेजेंट सा एटमॉस्फेयर है। और ये है पूरा रेस्टोरेंट, और ये हमारा खाना आ चुका है। मैंने ऑर्डर किया है बटर चिकन, और प्रीति ने ऑर्डर किया है दाल फ्राई, और राइस ये साथ में कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। मतलब जब आप कोई मेन कोर्स ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ में यहाँ पे राइस कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। और मैंने अपने बटर चिकन के साथ खाने के लिए ऑर्डर किया है पराठे। तो ये हमारा डिनर है आज, बटर चिकन, फ्राइड दाल फ्राई और राइस और पराठा। चलो भाई, खाना हो गया। ये ताजमहल तंदूरी रेस्टोरेंट में ये तड़का दाल 16 यूरो, बटर चिकन 19.5 यूरो, और एक पराठा 3.5 यूरो। चावल कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं ये लोग। तो 39 यूरो का बिल था। 39 यूरो मतलब करीब 3500-3600 रुपये का खाना था। इंडियन रेस्टोरेंट में हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है हमारा चार्ज। उसका रीज़न है कि हम लोग 2-3 अलग अलग डिशेस ऑर्डर करते हैं मोस्टली। जैसे इटालियन रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया या एक पास्ता ऑर्डर कर लिया, वो भी शेयर कर लेते हैं, तो 15-20 यूरो के बिल में काम चल जाता है। लेकिन इंडियन में जब भी आते हैं तो मैं अपना अलग चिकन ऑर्डर करता हूँ, प्रीति अपना अलग दाल ऑर्डर करती है, फिर रोटी, पराठा, राइस, ये सब चीज़ साथ में ऐड ऑन हो जाता है, कभी ड्रिंक्स भी हो जाता है। तो 40-50 यूरो का बिल आता है। इंडियन रेस्टोरेंट में खाने में बढ़िया से 4-5 हज़ार रुपये लगते हैं अपने, और हम भी तसल्ली से खाते हैं क्योंकि अपने पसंद का खाना होता है। अब चलते हैं होटल की तरफ। एक होटल लगाया है हमने पास में, और वहाँ चल के देखते हैं, उनके पास रूम होगा तो वहाँ पे चेक इन करते हैं। बुकिंग तो नहीं है, ऐसे ही आज डायरेक्ट होटल पहुँचेंगे रिसेप्शन पे और उनको वहाँ पहुँच के धप्पा देंगे। ऑलराइट, तो फाइनली होटल मिल गया है। हालांकि इसके पहले हम 2 और होटल्स में गए थे, लेकिन जिन होटल का रेट हमें सुबह 70 यूरो 75 यूरो के आसपास शो हो रहा था, वो सब अभी रात होते होते ऑलमोस्ट बुक हो गए थे। तो सब में सिर्फ हायर कैटेगरी रूम बचा था, इस तरह से था। तो अब जो रूम्स मिल रहे थे वो सब 100 यूरो के ऊपर के थे। तो फाइनली एक और होटल हमने देखा था, प्रीमियर इन करके। तो ये प्रीमियर इन मिल गया है, विच इज़ फॉर 71 यूरो का होटल है, लेकिन 18 यूरो की पार्किंग है अलग से। तो टोटल मिला के वही लगभग 90 यूरो के आसपास का आ रहा है। 90 यूरो का मतलब
लगभग 8,000 रुपये का ये होटल हमें फाइनली मिला है विद पार्किंग। तो अच्छी बात यह है कि पार्किंग होने से थोड़ा सा सेफ हो जाता है, बट फाइनली पार्किंग मिला के तो होटल महंगा ही बढ़ जाता है 8,000 रुपये का। और बहुत नॉर्मल सा होटल है यहाँ पे जो 8,000 रुपये का है। ऐसे JW मैरिट वगैरह जो था यहाँ पे वो सब होटल करीब पार्किंग वार्किंग मिला के 20,000 के आसपास के थे। तो चलते हैं अब कार पार्क करने के लिए। ये सामने P जो बोर्ड लिखा है ये है इस होटल की पार्किंग। ये नीचे पूरा इसमें एक कोई कमर्शियल सेंटर है। ये जो P का बोर्ड है ये है पार्किंग, बट इसके अंदर जाएंगे कहाँ से? शायद आगे से राइट है इसमें। यहाँ राइट लेके और यहाँ से अंदर जाना है इस पार्किंग के लिए। इन्होंने बताया है बेसमेंट में है, -2 में है पार्किंग। तो यहाँ से एंटर करेंगे। अब इसमें पंगा ये है कि जो टिकट है ये तो लेफ्ट साइड पे होगा यहाँ के ड्राइवर्स के हिसाब से, और मैं बैठा हूँ राइट साइड में। बट चलो कोशिश करते हैं यहीं से लेने का। तो सबसे पहले मैंने खोला सीट को, फिर मैं आया दूसरी सीट पे। अब मैंने प्रेस किया इसको और ये निकल गया है टिकट जो मैंने ले लिया है। और टिकट लेते ये पार्किंग ये खुल गया है बैरिकेड, और मुझे जाना है -2 में। तो -2 में कहाँ से जाएंगे? अंडरग्राउंड। ओके, ये सामने बोर्ड लगा है। ये हमारे होटल का नाम है प्रीमियर इन, और प्रीमियर इन का जो पार्क गैराज है वो नीचे है -2 में। तो अभी मैं -1 में था, ये मैं आ गया -2 में। लेकिन अब इसको मैं कहाँ पार्क करूँ? इधर राइट पे कुछ जगह दिख रही है मुझे, इसमें ट्राई करते हैं। ये लग गई है मेरी पार्किंग पूरी सेफ तरीके से। और यहाँ पे किसी का बोर्ड नहीं लगा है, बट वहाँ दूर एक हमारे जिस होटल में मैं रुका हूँ उसका बोर्ड लगा हुआ है। तो इससे मुझे उम्मीद है कि ये प्रीमियर इन की ही पार्किंग होगी। ऐसे तो जो भी प्रीमियर इन की पार्किंग है उसमें ऐसे हैंगिंग वाला ये लगा है, तो इससे मुझे उम्मीद है कि वो भी प्रीमियर इन की ही पार्किंग होगी। बट खैर चलता हूँ ऊपर, होटल वालों को बता भी दूंगा कि मैंने 11 नंबर में लगाया है। भाई किसी और का हो तो अपना लड़ लियो, समझ लियो, अपना क्या है दिल्ली में तो हम। ये भाई ये तो खुद से खुल गया, बट लिफ्ट कहाँ पे है? अभी समझ में नहीं आ रहा कैसे जाना है। मेरे पास कोई की तो है नहीं, ये तो पार्किंग का है। ये प्रीमियर इन का बोर्ड लगा है फर्स्ट फ्लोर का, लेकिन जाएं कैसे? ये खुल ही नहीं रहा है। सब खुद से खुल रहा है क्या यहाँ पे? भाई मैंने कुछ नहीं किया, खुद से खुल गया है, खुद से बंद भी हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पे। सब भूत द्वारा ऑपरेटेड है। अब दोबारा खोलना होगा तो खुलेगा भी नहीं। ऑटोमेटिक डोर, मतलब खोलने के लिए होता है ऐसे। ऑटोमेटिक डोर पे भी ना ये ऐसे बटन सा होता है मतलब अंदर से खोलने के लिए, लेकिन बाहर से खोलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगता है वो रिसेप्शन वाली ने ना मुझे कैमरे में देख लिया होगा, तो उससे उसने ऑटोमेटिकली गेट खोल दिया। लेकिन जब तक वो खोल नहीं रही थी तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर कैसे घुसना है। तो अब तो मैं आ गया हूँ लिफ्ट में, अब कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे रिसेप्शन है इनका, तो वहाँ जा रहा हूँ और चेक इन करते हैं फटाफट। पार्क हो गई गाड़ी रूम में। तो मैं पहुँच गया हूँ अपने होटल पे, और 438 ये हमारा रूम नंबर है। क्विक टूर देता हूँ आप लोगों को रूम का। ये यहाँ पे चाबी लगाया और हो गई लाइट्स ऑन, और ये है हमारा कमरा।
ये क्या गद्दा वद्दा दे रखा है? अच्छा हाँ, ये गद्दे हैं, मतलब गद्दे के ऊपर थोड़ी रजाई सी है। रूम तो अच्छा सा है, रूम इज़ गुड। ये थोड़ा बड़े वाले हाइट की जो रूम होती है ना, डबल हाइट टाइप का। और ये सोफ़ा है, एक वर्क स्टेशन है, ये मेरा बैग रखा है, और यहाँ पे ये बेड है, दोनों साइड में छोटे छोटे साइड टेबल्स हैं। ये एक्स्ट्रा तकिया हैंगर वगैरह है, अलमीरा सामान रखने के लिए। इधर आईना है, ये कॉफ़ी शॉफ़ी बनाने का, नीचे लॉकर, उसके नीचे डस्टबिन, टॉवल वगैरह रखा है। ये वॉशरूम एरिया है और ये वॉश बेसिन है। इस साइड नहाने का सारा सिस्टम है, बेदिंग एरिया है। ठीक है, साफ़ सुथरा सा और अच्छा सा रूम है 90 यूरो के हिसाब से। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपनी ये दिल्ली से लंदन तक की जर्नी हियरिंग अवेयरनेस के लिए, ये जो एक्सपेडिशन मैं कर रहा हूँ, ये आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों का लव एंड सपोर्ट लगातार मिल रहा है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ऐसे ही बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर किसी और के साथ आप शेयर करना चाहते हैं ये वीडियो, तो ज़रूर ये यूट्यूब लिंक अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आज के लिए इतने ही रखते हैं, काफ़ी थकान हो गई है, अब तो आदत सी हो गई है लगभग रोज़ 500-600 किलोमीटर ड्राइव करने की। तो आज फिर 500 किलोमीटर की ड्राइव थी। सुबह पेरिस घूमा, आईफिल टावर, फिर इंडियन एम्बेसी गए, फिर रास्ते में वाइन टेस्टिंग की, फिर फाइनली हाइडेलबर्ग शहर पहुँचे, होटल यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर किया, होटल ढूंढा, और फाइनली अब बज चुके हैं रात के लगभग 12 बजने जा रहे हैं और हम लोग होटल में आ चुके हैं। थोड़ा रेस्ट करने का समय है। पूरे दिन चलते चलते ड्राइव करते हुए थोड़ी सी थकान तो हो ही जाती है। तो आप लोगों से मिलते हैं फिर कल सुबह। कल का दिन फिर से बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। कल हम जिस शहर में आए हैं, हाइडेलबर्ग शहर, कल उसको घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और जर्मनी में ही दूसरे सिटी न्यूरमबर्ग की तरफ चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल। अब सब सुनेंगे।